हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है 13th डे। आज हम करने वाले हैं एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड का चैप्टर हमारे इस वन शॉट मैराथन में। ठीक है, सो बेटा अभी तक हम काफी कुछ कर चुके हैं। मैक्रो की काफी सारे चैप्टर्स हो गए हैं। बिजनेस स्टडीज तो आज खत्म हो जाएगी बुक 1 आपकी। ठीक है, अकाउंट्स का शेयर्स तक सर ने सब कुछ करवा दिया। अकाउंट्स की वीडियोज हम थोड़ी सी स्लो डाउन करेंगे क्योंकि शेयर्स की 3 घंटे की वीडियो है एंड बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं, मेरे पास मैंने पोल भी डाला था तो सब बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मैम अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी देख रहे हैं, है ना, अभी बाकी भी बैकलॉग कवर कर रहे हैं। तो हम कुछ दिन के लिए वीडियोस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहे हैं ताकि तुम अपना बैकलॉग कवर कर लो। लेकिन एक दो वीडियोस अभी भी आपकी आती रहेंगी एंड 13-14 तारीख तक आपका सारा सिलेबस जो है यहाँ पे वन शॉट में हम कवर करवा देंगे। उसके बाद आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करना एंड उसके बाद अकाउंट्स की लाइव क्लासेस चलेंगी हमारी। ठीक है, सो अभी के लिए आज एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड का चैप्टर करते हैं स्टार्ट। ठीक है, वन शॉट मैराथन है। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम से आप ले सकते हो। एमसीक्यूज के लिए व्हाट्सएप चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो जल्दी से चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा ये जो चैप्टर है एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड, बहुत छोटा सा चैप्टर रहेगा। आई थिंक आधे घंटे के अंदर वन शॉट लेक्चर भी हमारा खत्म हो जाएगा। इसके अंदर हम मेजरली बात करते हैं कि एक्सेस डिमांड क्या है, डेफिसिट डिमांड क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है, डायग्राम वगैरह क्या है और इनको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। अब इनको करेक्ट करने के लिए ना आरबीआई मेजर्स उठाता है कुछ एक, और वो वही सारे मेजर्स हैं जो तुम बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ते हो। बैंकिंग के चैप्टर में तुमने पढ़ा है ना, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलआरआर, सीआरआर, वही सारे मेजर्स उठाकर आरबीआई एक्सेस या डेफिसिट डिमांड को ठीक कर सकता है। ठीक है, तो फिर वो चीजें तुमने बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ी हुई हैं तो वो जल्दी से वहीं से आपको थोड़ा सा रिवाइज होना चाहिए कि रेपो रिवर्स रेपो का मतलब क्या है, तो वहां से कनेक्ट करके वो जल्दी से पढ़ लेंगे। और बस उससे पहले एक बार मैं समझा देती हूँ एक्सेस डिमांड क्या है, डेफिसिट डिमांड क्या है। इसका ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि क्या मेजर्स उठाए जाएंगे इसको करेक्ट करने के लिए एक्सेस या डेफिसिट डिमांड को। वो क्वेश्चन गारंटीड है, बनेगा ही बनेगा, आएगा ही आएगा। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड क्या होता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो कहते हैं हमारी इकोनॉमी में हम अज्यूम कर रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो है, पर अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है, तो फिर उसको हम एक्सेस डिमांड का केस बोलेंगे। उस केस में हमें इकोनॉमी में एक इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, कि हमारे पास गुड्स तो 3 ही है, खाने वाले बर्गर तो 3 ही हैं, पर खरीदने वाले इतने सारे बायर्स हैं। ठीक है, खरीदने वाले बायर्स इतने सारे, खाने वाले बर्गर सिर्फ 3। तो इसके केस में क्या होगा, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। ठीक है, डेफिसिट डिमांड क्या हो जाएगी, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इन द इकोनॉमी एंड इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप। जब इकोनॉमी में डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो उसको डेफिसिट डिमांड बोला जाएगा, जिसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम इकोनॉमी में देखने को मिलेगी। तो इसमें खाने वाले तो 3-4 ही लोग हैं, पर बर्गर हमने इतने सारे बना दिए तो डिमांड है नहीं, सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जल्दी से। ये मेरा है एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जिसमें मेरी सप्लाई ऐसे जा रही है, 45 डिग्री की लाइन है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये है एग्रीगेट डिमांड, नॉर्मल अपनी वाई एक्सिस से शुरू होके ऊपर की तरफ जा रही है। जहां पर ये दोनों मिलते हैं वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मेरी इकोनॉमी में नॉर्मल है, हो रहा है। ठीक है, इसका ये यहाँ पर तुम एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। ई पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये जो ओ एम है ये क्या है, मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। पर एक्सेस डिमांड के केस में क्या होगा, एक्सेस डिमांड के केस में थोड़ा उल्टा होगा। एक्सेस डिमांड के केस में क्या होगा, सप्लाई तो वैसे ही जाएगी, सप्लाई तो रेफरेंस लाइन है, 45 डिग्री की लाइन है, तो सप्लाई तो वैसे की वैसी रहेगी, सप्लाई हिलेगी ही नहीं, सप्लाई चेंज करनी ही नहीं है। डिमांड जो है वो ऊपर या नीचे जा सकती है। तो डिमांड के 2 ग्राफ बनेंगे, एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड के केस में डिमांड के 2 ग्राफ बनेंगे, सप्लाई का एक ही ग्राफ बनेगा एंड ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा, चाहे एक्सेस बनाना है चाहे डेफिसिट बनाना है, ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा। एक्सेस डिमांड के केस में तुम एरो ऊपर को कर दूंगी कि डिमांड ज्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो नीचे था, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो नीचे था। जब नीचे वाला एडी ईएस को मिला था, जब इनका मिलन हुआ था तब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आया था, पर एक्चुअल एडी तो ऊपर है, एक्चुअल एडी तो ऊपर है। तो ग्राफ में जो लाइन बनाना है, एरो बनाना है, ऊपर की तरफ बनाना है। तो एडी इज ग्रेटर देन एएस,
एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एडी ऊपर को शिफ्ट हो गया, एडी 2 बन गया, ठीक है। इसकी वजह से ये जो बीच में गैप आया, ये जो गैप आया बीच में, इस गैप को हमने इन्फ्लेशनरी गैप बोल दिया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्राइसेस जो है ऊपर को चले जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है ना बेटा, तो लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। अच्छा, अगर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर राइज करेगी, फॉल इन टैक्सेस होगा, ठीक है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट होगा, फॉल इन इंपोर्ट होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, इंपोर्ट कम होंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी, मोर सप्लाई ऑफ मनी इसकी वजह से हमें करनी पड़ेगी, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड इसकी वजह से राइज होगी। देखो, अब ये जो एक्सेस डिमांड है, या फिर जो मैं कहती हूँ जो मेरा इन्फ्लेशनरी गैप का सिचुएशन है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या तो हुआ मेरी इकोनॉमी में जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड हुआ। तो पहला कारण है कि लोग खर्चा बहुत ज्यादा करने लग गए। अगर खर्चा लोग ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से। अगर गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करे, अगर गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी, तो गवर्नमेंट ने खर्चा किया तो वो लोगों के लिए इनकम हो गई, अगर इनकम हुई है तो लोग कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, C+S होता है ना। तो अगर कंजम्पशन ज्यादा होगी तो फिर से एडी ज्यादा होगी। अगर सरकार ने टैक्सेस कम कर दिए, अगर सरकार ने टैक्स कम कर दिया तो तुम्हारे पास ज्यादा इनकम बचेगी, टैक्स में कम देनी पड़ेगी, तो एक बार फिर से तुम्हारी जो है कंजम्पशन तुम ज्यादा कर सकते हो, तो डिमांड ज्यादा होगी। अगर तुम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो, फॉल इन इंपोर्ट है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट है, फॉल इन इंपोर्ट है, कि तुम्हारे घर में बहुत सामान बन रहा है, तुम बना बना के बाहर, मतलब इतना सामान बन रहा है कि तुम बना बना के बाहर भी बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली अंदर वाले लोग भी जो है वो ज्यादा डिमांड कर रहे होंगे। जब डेफिसिट फाइनेंसिंग है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है कि सरकार ने अपने डेट वगैरह के लिए आरबीआई से ज्यादा नोट प्रिंट करवा लिए। अगर आरबीआई ने नोट ही ज्यादा प्रिंट कर दिए तो लोगों को ज्यादा पैसा मिल गया, तो लोग ऑब्वियसली ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे। एंड ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में भी पढ़ते हो ना, कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने की वजह से इनकम भी बढ़ती है, इनकम बढ़ेगी तो लोग खर्चा भी करेंगे, डिमांड भी करेंगे, ठीक है ना। तो इन सब रीजंस की वजह से एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो सकती है। इन्हीं सभी रीजंस को अगर ऑपोजिट कर दोगे तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी डिमांड से, तो डेफिसिट डिमांड के कॉजेज बन जाएंगे अगर इन्हीं सारे रीजन को ऑपोजिट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, इसको इसकी वजह से होगा क्या, ये तो है कि पहले ऐसा हुआ होगा, इसमें से कोई ना कोई एक कारण रहा होगा जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बहुत बढ़ गई, एग्रीगेट सप्लाई से भी ज्यादा हो गई। क्यों हुई, इसकी वजह से। अच्छा, अब चलो हो गई, अब जब हो ही गया ये कारनामा, तो उसकी वजह से इफेक्ट क्या होगा। अब जब ये हो ही गया तो उसकी वजह से इफेक्ट क्या होगा, जब डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं, आउटपुट इंक्रीज नहीं होता और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होती, आउटपुट इंक्रीज नहीं होता और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि मैं तो बोल रही हूँ कि मेरी इकोनॉमी में पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट है मेरी इकोनॉमी में। तो अरे भैया, अगर पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट है, अगर पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो तुम एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने के लिए और लोगों को तो काम पे रख ही नहीं सकते, और ज्यादा प्रोडक्शन तो कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि पहले ही जितने लोगों को नौकरी चाहिए थी, 1000 लोगों को नौकरी चाहिए थी, उनको नौकरी मिल गई। अब नौकरी लेने वाला ही कोई नहीं, काम करने वाला ही कोई नहीं है, तो सप्लाई कैसे बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ाने वाला ही कोई नहीं है, आउटपुट बढ़ाने वाला ही कोई नहीं है, तो इसलिए सप्लाई नहीं बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि पहले ही इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो आउटपुट नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, बट प्राइसेस तो बढ़ते रहेंगे, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है। लोग कह रहे हैं बस मुझे सामान दे दो, जिस भी रेट पे दे दो, तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, प्राइस तो बढ़ा सकता है, तो वो प्राइस बढ़ाने लग जाएगा, ठीक है जी। तो एक्सेस डिमांड का इफेक्ट ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा देखो, इसकी वजह से क्या होगा, जब धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे, तो ये तो तुम 11th से पढ़ते आ रहे हो कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे डिमांड गिरती चली जाएगी, और डिमांड गिरते 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 सप्लाई के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगला आता है प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड। तो ये हमारा एक नॉर्मल फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, जिसमें ये मेरा एएस है, ये मेरा एडी है। लेकिन डेफिसिट डिमांड के केस में क्या होगा, डेफिसिट डिमांड के केस में क्या होगा कि सेम ग्राफ है, जो एक्सेस डिमांड का था वैसा ही सेम ग्राफ है, पर एरो नीचे की तरफ, एग्रीगेट सप्लाई एक ही रहेगा। डिमांड के दो ग्राफ बनाओगे, एक ऊपर एक नीचे, एक लाइन नीचे एक लाइन ऊपर। ऊपर वाले को अब तुम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलोगे, और नीचे वाले को तुम अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलोगे। इन दोनों के बीच का जो गैप होगा उसको डिफ्लेशनरी गैप बोलोगे, और एरो नीचे की तरफ करके दिखाओगे कि भैया ऊपर से नीचे आया है डिमांड का ग्राफ। देखो, सप्लाई की वही लाइन है, डिमांड पहले ऊपर चली गई थी, अब डिमांड नीचे आ गई,
ठीक है, सप्लाई की वही रेफरेंस लाइन रहेगी। डिमांड पहले ऊपर चली गई थी, डिमांड अब नीचे आ गई, पहले ऊपर का एरो डाला था, अब नीचे का एरो डाला है। तो इस केस में क्या है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड नीचे आ गई। ठीक है, डिमांड शिफ्ट हो गई नीचे को। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे इतनी होनी चाहिए थी, अब इतनी है। ठीक है, ये नीचे आ गया है ग्राफ, और इसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप मार्केट में आया है। अच्छा, ये क्यों हुआ है, ये डेफिसिट डिमांड क्यों हुई है? उनका सबका उल्टा, पहले कंजम्पशन ज्यादा थी, अब कंजम्पशन लोग कर ही नहीं रहे तो डिमांड कम है। सरकार खर्चा नहीं कर रही तो डिमांड कम कम है। सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो लोग खर्चा नहीं करेंगे टैक्स के मारे, है ना, तो डिमांड कम हो जाएगी। फॉल इन एक्सपोर्ट, राइज इन इंपोर्ट, हम एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, राइज इन टैक्सेस, फॉल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो लोगों की इनकम नहीं बन पा रही। ठीक है ना, अभी भी जो है मार्केट में थोड़ा डेफिसिट चल रहा है डिमांड का, लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इस सब की वजह से क्या होगा, अब इस सब की वजह से क्या होगा, जब डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, अब तो सप्लायर के हाथ में है ना, सप्लाई बढ़ाना सप्लायर के हाथ में नहीं था क्योंकि पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट थी, पर सप्लाई को कम करना तो सप्लायर के हाथ में है ना। वो क्या करेगा, वो लेबर को नौकरी से निकाल देगा, वो लेबर को नौकरी से निकाल देगा। वो बोलेगा मेरे पास अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी है पहले ही, मैंने तो 1000 यूनिट बना दिए, बिके सिर्फ 300 यूनिट है, तो पहले मेरे पास तो 700 यूनिट एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो अब मैं और यूनिट क्यों बनाऊं? तो वो लेबर को निकाल देगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, अनसोल्ड इन्वेंट्री का स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, और प्राइसेस गिरने लग जाएंगे। सप्लायर कहेगा सस्ते में बेच दो, पर सारा माल बेच दो। ठीक है, तो ये होगा उसकी वजह से। अगर एक डिफरेंस की बात करें तो इन्फ्लेशनरी गैप में एडी ज्यादा है, इसमें एडी कम है, इसमें प्राइस बढ़ेगा, इसमें प्राइस कम होगा। ये बूम की कंडीशन आती है इसमें, और इसमें डिप्रेशन की कंडीशन आती है। ठीक है, मतलब इसमें इन्फ्लेशन होती है, इसमें डिफ्लेशन होती है। ठीक है, अब सिंपल सा हमारा आखिरी टॉपिक है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। बैंक क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और हमारी गवर्नमेंट क्या करती है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो हमारा आरबीआई है, वो क्या करता है, वो बनाता है अपनी कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी, और जो हमारी सरकार है वो क्या करती है, वो बनाती है अपनी फिस्कल पॉलिसी। सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी में मेजरली अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार का जो खर्चा है, और टैक्सेस, इसके बारे में ही कम ज्यादा कुछ करती है। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत कुछ कम ज्यादा करता है। क्या क्या, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, इन सब के बारे में आपने बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। अब एक चीज बस याद कर लो, अगर इनमें से कोई भी एक चीज इंक्रीज कर दी जाएगी, इनमें से कोई भी एक चीज इंक्रीज कर दी जाएगी, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाएगी। मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो रिड्यूस हो जाएगी। इन सब में से कोई एक भी चीज अगर इंक्रीज कर दी आरबीआई ने, अगर बैंक रेट बढ़ा दिया, या रेपो रेट बढ़ा दिया, या रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया, कोई भी एक चीज बढ़ाई, तो तो मनी सप्लाई, तो जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, मैं पूरा लिख देती हूँ, मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा खर्चा करने के लिए, तो लोग खर्चा नहीं करेंगे, कंजम्पशन नहीं करेंगे, कुछ खरीदेंगे नहीं, तो एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी। यानी कि अगर एक्सेस डिमांड था, वो सिनेरियो गिर जाएगा और डिमांड गिर के सप्लाई के बराबर आ जाएगी, एक्सेस डिमांड सॉल्व हो जाएगी, इन्फ्लेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में जो भी मेरी एक्सेस डिमांड थी वो सॉल्व हो जाएगी, अगर मेरी इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा भी ट्रू है कि इनमें से अगर कोई भी एक चीज आरबीआई ने डिक्रीज कर दी, तो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। बेसिकली इतना ही क्रक्स है। ठीक है, बस अब मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ धीरे धीरे। तो ये इनमें से बस ये रट्टा मारने वाली चीज है कि इनमें से कोई भी चीज बढ़ाओगे तो मनी सप्लाई गिरेगी, कोई भी चीज कम करोगे मनी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, तो आरबीआई और सरकार क्या करती है, आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक है, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है जिसमें वो मनी सप्लाई को कम ज्यादा करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को कम ज्यादा करती है।
वहीं पे अगर मैं सरकार की बात करूँ, तो जो हमारे इस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो अपनी फिस्कल पॉलिसी बनाती है, जिसमें वो अपने टैक्सेस और अपने खर्चे को कम-ज़्यादा करती है। अब देखो, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, क्रेडिट राशनिंग। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ का इन डेप्थ तुम्हें मतलब समझना है, तो वो मैं इस क्लास में नहीं करवाऊँगी। क्यों? क्योंकि वो सारा इन डेप्थ बहुत डिटेल में, मतलब आधे 1 घंटे की क्लास में मैंने बैंकिंग वाले चैप्टर में करवाया है। बैंकिंग में एक-एक चीज़ का डिटेल में मैंने मतलब समझाया है, ठीक है? तो अभी मैं इनका डिटेल में नहीं जाऊँगी, पर तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम्हें इनकी एक-एक चीज़ की डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ बैंक रेट पे आ सकता है, सिर्फ रेपो रेट पे आ सकता है। अच्छा, क्वेश्चन ये बोल सकता है कोई भी 2 तरीके बताओ जिससे आरबीआई ठीक करे, तो तुम्हें उसमें बताना पड़ेगा कि रेपो रेट क्या होता है ना? लेट्स से तुम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ले रहे हो कि इन 2 तरीकों से आरबीआई ठीक कर सकता है। तो पहले इनका मतलब तो बताना पड़ेगा कि इनका मतलब क्या है। ठीक है? तो बैंकिंग वाला चैप्टर सुन के पहले इनका मतलब वगैरह सारा अच्छे से समझ सकते हो। ब बाकी उसके बाद रट्टा मार लेना कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन, इनमें से कुछ भी बढ़ा, मनी सप्लाई रिड्यूस, कोई भी चीज डिक्रीज हुई तो मनी सप्लाई इंक्रीज। ठीक है? चलो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। इन्फ्लेशन के केस में हमें मनी सप्लाई डिक्रीज करनी होती है, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग एनी ऑफ द पॉलिसी टूल्स। उन पॉलिसी टूल्स में से किसी को भी बढ़ा दोगे तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और उन पॉलिसी टूल्स में से किसी भी एक को अगर डिक्रीज कर दोगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए। रेपो रेट क्या होता है? वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन तो देता है पर शॉर्ट टर्म के लिए। वो रेपो रेट होता है। मतलब बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, वही सेम चीज रेपो रेट है शॉर्ट टर्म के लिए। रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा है। रिवर्स रेपो क्या है कि हमारे कमर्शियल बैंक अगर इनके पास एक्सेस मनी है तो वो आरबीआई के पास जाके अपनी मनी को डिपॉजिट करवा सकते हैं और आरबीआई उसके बदले में इंटरेस्ट तो देगा, जैसे तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है ना सेविंग्स अकाउंट पे। तो जो रेट आरबीआई इनको इंटरेस्ट का देता है शॉर्ट टर्म में, उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। ठीक है? तो इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा? एक एग्जांपल ले लेते हैं बैंक रेट का। इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा? आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट बढ़ाएगा। अगर आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाया तो क्या होगा कि आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है वो रेट बढ़ गया। मतलब मान लो कमर्शियल बैंक को अब आरबीआई से लोन मिल रहा है 10% के रेट पे। दिस इज एज गुड एज सेइंग कि अगर तुम कोई सामान खरीदने गए हो, ठीक है, अगर उस सामान की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो वो सामान महंगे रेट पे बनेगा, तो बाजार में भी महंगे रेट पर ही बिकेगा। सही बात है। अगर किसी चीज के रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज हो गया, तो अगर रॉ मटेरियल ही महंगा हो गया तो सामान का कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो सामान का प्राइस भी तो बाजार में महंगा बिकेगा। वही चीज यहाँ पे है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है और कमर्शियल बैंक वही लोन पब्लिक को देती है। अगर कमर्शियल बैंक को ही महंगे रेट पे लोन मिलेगा तो कमर्शियल बैंक भी तो पब्लिक को महंगे रेट पर ही लोन देगा। तो पब्लिक को भी जो रेट मिलेगा वो महंगे रेट पे लोन मिलेगा। तो पब्लिक कहेगी तौबा तौबा, इतना महंगा लोन, मैं लोन अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं दे ही नहीं सकता 12% का इंटरेस्ट, मैं नहीं लोन लूंगा। तो पब्लिक क्या करेगी? लोन नहीं लेगी। पब्लिक क्या करेगी? लोन नहीं लेगी। कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन नहीं लेगा क्योंकि कमर्शियल बैंक को भी महंगा है, और कमर्शियल बैंक से लोन पब्लिक नहीं लेगी, पब्लिक भी लोन नहीं लेगी कमर्शियल बैंक से, जिसकी वजह से जो पब्लिक है वो डिमांड नहीं करेगी लोन्स की। पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा, पब्लिक के पास जो मनी सप्लाई है वो गिर जाएगी। और पब्लिक के पास अगर पैसा ही नहीं है तो वो डिमांड नहीं करेगी। मतलब अगर गाड़ियों पे लोन महंगा हो गया तो तुम गाड़ी नहीं खरीदोगे, एसी का लोन महंगा हो गया एसी नहीं खरीदोगे कि चल बाद में जब लोन सस्ता होगा तब ले लेंगे, ठीक है ना? घर का लोन महंगा हो गया, होम लोन महंगा हो गया, होम नहीं खरीदोगे तो तुम डिमांड कम कर दोगे। सिंपल सी बात है। डिमांड कम हो गई तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। दूसरी साइड, अगर रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस भी सस्ता होगा। तो अगर आरबीआई सस्ते रेट पे लोन देगा बैंक को, तो बैंक भी आगे जनता को सस्ते रेट पे लोन देगी। तो जनता कहेगी अरे एक काम करो, गाड़ियों का लोन ना बहुत सस्ता हो गया, अभी गाड़ी ले लेते हैं, लोन पे बहुत सस्ते रेट पे मिल रहा है। तो जनता क्या करेगी? गाड़ियां भी खरीदेगी, एसी भी खरीदेगी, घर भी खरीदेगी, सस्ते रेट पे लोन जो मिल रहा है। तो दुनिया क्या करेगी? सस्ते रेट पे लोन लेगी, तो लोगों के पास लोन ज्यादा जाएगा, तो मतलब मनी सप्लाई ज्यादा जाएगी, तो वो डिमांड ज्यादा करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से
प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे, इन्फ्लेशन होने लग जाएगी। ठीक है जी। तो डेफिसिट डिमांड के केस में ये होता है, डिफ्लेशन के केस में, इन्फ्लेशन के केस में ये होता है। ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है कि देखो जो आरबीआई होता है ना, आरबीआई के पास ना गवर्नमेंट की जो सरकारी कंपनियां होती हैं, उन कंपनीज के शेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं आरबीआई के पास। मतलब सरकार के पास ही होते हैं शेयर, तो सॉरी आरबीआई के पास नहीं होते, शेयर तो सरकार के पास ही होते हैं, लेकिन सरकार के बिहाफ पे उन शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है। सरकार के जो शेयर है सरकारी कंपनियों के, सरकार के बिहाफ पे उन शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कौन करता है? आरबीआई। कहां करता है बाइंग एंड सेलिंग? शेयर मार्केट में। कहां करता है बाइंग और सेलिंग? शेयर मार्केट में करता है। तो शेयर मार्केट इज एन ओपन मार्केट, वहां पे कोई भी आके खरीद सकता है, बेच सकता है, आपके और मेरे जैसे लोग। ठीक है ना। तो अब अगर आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, आरबीआई कहती है बहुत इन्फ्लेशन हो रहा है, हमें डिमांड कम करनी है, तो आरबीआई क्या करेगी? बाजार में से जाके अपने सारे शेयर आरबीआई बेच देगा। आरबीआई बाजार में जाके शेयर बेच देगा। अगर शेयर बिक गए तो जनता के पास शेयर चले गए, और आरबीआई ने शेयर बेच के पैसा ले लिया, तो जनता से सारा पैसा मार्केट से निकल के आरबीआई के पास आ गया। अब जनता के पास शेयर तो है पर पैसा नहीं है, तो जब जनता के पास पैसा नहीं होगा तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, कुछ खरीद नहीं पाएंगे, तो मनी सप्लाई कम, डिमांड कम, इन्फ्लेशन कम। ठीक है जी। तो अगर आरबीआई सेल कर देगा तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा, जिसकी वजह से लोग डिमांड नहीं करेंगे। दूसरे केस में क्या होगा? डिफ्लेशन के केस में आरबीआई शेयर खरीद लेगा। अगर आरबीआई ने शेयर खरीद लिए तो आरबीआई के पास शेयर आ गए, शेयर के बदले में आरबीआई ने पैसा किसको दे दिया? जनता को दे दिया। तो जनता को जब पैसा मिल गया शेयर के बदले में, तो जनता उस पैसे का कुछ भी करे, बाजार में जाके खर्चा भी करेगी, डिमांड भी करेगी, बाजार में जाके पैसा जब देगी तो ऑब्वियसली उससे डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक है जी। तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अगला, कैश रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो और हमारी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसका क्या मतलब होता है? तो आरबीआई कहता है कि भैया किसी भी बैंक के पास अगर डिपॉजिट आया, बैंक ना उस पैसे को उठा के लोन की फॉर्म में दे देता है, पर आरबीआई कहता है सारा पैसा लोन में नहीं दे सकते, कुछ पैसा तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा सीआरआर की फॉर्म में, कुछ पैसा तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा एसएलआर की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जिसने डिपॉजिट किया है वो वापस भी तो निकालेगा ना पैसा, और तुम सारा पैसा उठा के लोन में दे दो, बेचारा डिपॉजिटर अपना पैसा वापस कैसे लेगा? तो आरबीआई कहता है काम करो, अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए आए हैं, उसमें से 800 रुपए का लोन दे दो, 200 रुपए अपने पास बचा के रखो, कि मतलब 20% जो है तुम अपने पास रिजर्व में रखो। तो टोटल कितना? 20% रखा रिजर्व में, टोटल को बोला गया लीगल रिजर्व रेशो। तो लीगल रिजर्व रेशो है 20%। पर आरबीआई कहता है इस 20 को ना दो टुकड़ों में बांट दो, 10% सीआरआर, 10% एसएलआर। कहते हैं आधा पैसा रिजर्व का तुम मेरे पास जमा करो, यानी कि सीआरआर, आधा पैसा तुम आरबीआई के पास जमा करो। तो बैंक ने क्या किया? 1000 रुपए आए, 800 रुपए का बैंक ने लोन दे दिया, 200 रुपए अपने पास बैंक ने सेव करके रखे, ताकि जिसको भी वापस करने हैं वापस कर सके। उस 200 में से भी बैंक को कंपलसरी है कि वो 100 रुपए जमा करवाएगा आरबीआई के पास, और बचे हुए 100 रुपए अपने पास रख सकता है। तो एसएलआर अपने पास रखेगा रिजर्व का, और सीआरआर आर बैंक जो है आरबीआई के पास जमा कराएगा। ठीक है। अब देखो ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि तुमने बैंकिंग वाले चैप्टर से सब पढ़ा हुआ है। ठीक है। बैंकिंग वाले चैप्टर में मैंने डिटेल में विद एग्जांपल्स एक एक चीज का मतलब बताया है। ठीक है। तो इन्फ्लेशन में क्या होगा? रिजर्व रेशो कम हो जाएगी, क्योंकि रिजर्व कम रखा, लोन ज्यादा दिया, तो लोन ज्यादा मिलेगा, मनी सप्लाई ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इन्फ्लेशन होगी। ठीक है। सॉरी उल्टा, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, रिजर्व रेशो ज्यादा हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा? इन्फ्लेशन के केस में रिजर्व रेशो ज्यादा हो जाएगी। अगर रिजर्व ज्यादा रखा है तो लोन कम दिया जाएगा, अगर रिजर्व ज्यादा रखा है तो लोन कम दिया जाएगा, है ना। अगर लोन कम दिया जाएगा तो लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 800 रुपए आए, अगर 1000 रुपए आए बैंक में, आरबीआई कहता है कि तुम्हें 600 रुपए देने हैं, 400 रुपए रिजर्व रखने हैं। तो जहां पहले 800 रुपए का लोन दे रहा था बैंक, अब बैंक सिर्फ 600 रुपए का लोन दे सकता है। तो जब रिजर्व ज्यादा रखा जाएगा, लोन कम दिया जाएगा। अगर लोन कम दिया जाएगा तो लोगों के पास मनी सप्लाई नहीं होगी, तो लोग खर्चा नहीं कर पाएंगे। डिफ्लेशन के केस में रिजर्व कम रखा जाता है, लोन ज्यादा दिया जाता है, तो लोन ज्यादा, लोगों के पास मनी सप्लाई ज्यादा, तो लोग क्या करेंगे? खर्चा ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है। तो रिजर्व रेशो इस केस में कम, इस केस में रिजर्व रेशो ज्यादा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी सेम कहानी है, बस ये वो वाला है जो बैंक अपने खुद के पास रख सकता है, ये वाला अमाउंट बैंक को
रिजर्व में तो रखना है, पर आरबीआई के पास नहीं रखना। बैंक अपने पास रख सकता है, लिक्विड फॉर्म में, गोल्ड में, सिक्योरिटीज की फॉर्म में बैंक अपने पास रिजर्व करके रख सकता है इस पैसे को, ठीक है। अच्छा, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जब भी तुमने लोन लिया तो लोन के बदले में तुम्हें रखनी पड़ती है कोई एक चीज गिरवी, मतलब लोन के बदले में तुम्हें कोई ना कोई चीज कोलेटरल रखनी पड़ती है। अब कोलेटरल अगर 10 लाख का रखा तो लोन कितने का मिलेगा? लोन मिलेगा 8 लाख का, ठीक है। तो कितने के कोलेटरल पे उसका कितना, मतलब जो कोलेटरल की वैल्यू है उस वैल्यू का कितना परसेंट तुम्हें लोन मिल सकता है, उसको बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी एंड अमाउंट जो तुम्हें उधार पे मिलता है, ठीक है, उसको बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब अगर ये मार्जिन ज्यादा होगा, अगर मार्जिन ज्यादा होगा कि 50% मार्जिन है तो लोन सिर्फ 50% मिलेगा। तो इन्फ्लेशन के केस में मार्जिन ज्यादा होगा, लोन कम मिलेगा। डिफ्लेशन के केस में मार्जिन कम कर दिया, अरे सिर्फ 10% मार्जिन रखो, 90% लोन दे दो, तो लोन ज्यादा मिलेगा, मार्जिन कम होगा, लोन ज्यादा। तो लोन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, ठीक है, प्राइसेस ज्यादा, वही सब, ठीक है। अच्छा, अगला है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का सिंपल मतलब है कि आरबीआई तुम्हें धक्का कर ही नहीं रहा, आरबीआई बोल ही नहीं रहा कि मार्जिन कम करो, मार्जिन ज्यादा करो, रिजर्व कम करो, ज्यादा करो, रेट कम करो। आरबीआई कहता नहीं, तेरी मर्जी, तेरे को जो करना है कर, पर मैं एडवाइस तो दे सकता हूँ ना बड़ा भाई बन के, क्योंकि आरबीआई कहता मैं देख, अकल तो मेरे को है ना, तेरे से ज्यादा अकल तो है ना, कमर्शियल बैंक से ज्यादा मेरे पास डाटा है, मुझे सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं ना बस तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ना ऐसा कर लो। अगर एडवाइस नहीं भी मानोगे तो भी बैंक के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, पर यूजुअली बैंक एडवाइस मान लेते हैं क्योंकि आरबीआई बड़ा भाई है, उसको सब पता है इकोनॉमी के बारे में। तो इसमें आरबीआई क्या कर रहा है, बस एडवाइस दे रहा है कमर्शियल बैंक को कि कब तुम्हें लोन ज्यादा देना है, कब तुम्हें लोन कम देना है, दैट्स इट। कोई कंपल्शन यहाँ पर नहीं है। तो इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई क्या बोलेगा कि लोन कम दो, डिफ्लेशन के केस में आरबीआई क्या बोलेगा कि लोन ज्यादा दो, ठीक है। क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है कि आरबीआई कहता है लोन कम करो या लोन ज्यादा करो, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए, कि लेट्स से अगर फार्मर को जरूरत है तो आरबीआई बोलेगा कि फार्मर को लोन ज्यादा दे दो। अगर शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल है तो आरबीआई बोलेगा शेयर मार्केट वालों को लोन नहीं देना, बाकियों को दे दो, ठीक है। हाउसिंग वालों को लोन नहीं देना, बाकियों को दे दो, या हाउसिंग वालों को ही देना है, बाकियों को कम दो, ठीक है। तो आरबीआई इस तरीके से कोटा बना देता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर का और बोल देता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में लोन कम या ज्यादा कर दो, ठीक है। दैट इज क्रेडिट राशनिंग, ठीक है। तो आरबीआई तो ये सब कुछ करता है। सरकार क्या कर सकती है? आरबीआई तो क्या करेगा, ये सब कुछ करेगा। आरबीआई का अगर मैं सम टोटल करूं तो क्या समझ आया था कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर और मार्जिन रिक्वायरमेंट, इनमें से किसी भी चीज को अगर इंक्रीज किया तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, इनमें से किसी भी चीज को अगर डिक्रीज किया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक था ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है, एक था आपका मॉरल सुएशन, एक था क्रेडिट राशनिंग, ठीक है। ये सब के थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई कम या ज्यादा कर सकता है, जिसकी वजह से एडी कम ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन कम ज्यादा होगी। लास्ट है गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट ये सारी चीजें कर सकती है डिमांड कम ज्यादा करने के लिए। गवर्नमेंट अगर अपना खर्चा करे, गवर्नमेंट करेगी खर्चा करोड़ों में, हजारों करोड़ का खर्चा करेगी सड़कों पे, पब्लिक वेलफेयर, डैम, ब्रिज, एजुकेशन, इन सब पे। अगर सरकार खर्चा ज्यादा करे या कम करे तो क्या होगा? अगर सरकार खर्चा कम करेगी, अब देखो सरकार ने जो खर्चा किया, सरकार ने सड़क बनाने पे खर्चा किया, अरे सरकार ने खुद थोड़ी सड़क बनाई है, मजदूरों ने सड़क बनाई है। सरकार ने पैसा किसको दिया? मजदूरों को सड़क बनाने का पैसा दिया, तो कितने सारे मजदूरों का पेट पालेगा, कितने सारे मजदूरों का घर चलेगा उस पैसे से। अगर सरकार ज्यादा खर्चा करेगी, ज्यादा मजदूरों को पैसा मिलेगा, ज्यादा लोगों के पास इनकम होगी, ठीक है ना, ज्यादा लोग खर्चा कर पाएंगे, तो डिमांड ज्यादा होगी। अगर सरकार खर्चा करेगी तो अगर सरकार खर्चा ज्यादा करेगी तो डिमांड ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होगी। अगर सरकार खर्चा करेगी ही नहीं तो लेबर को पैसा नहीं मिल पाएगा, मजदूरों का घर नहीं चल पाएगा, तो डिमांड कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही टैक्स की बात है, अगर सरकार टैक्स बहुत ज्यादा लगाएगी तो लोग तो टैक्स देने में ही मर जाएंगे, खर्चा कहां से करेंगे? तो अगर टैक्स बहुत ज्यादा होंगे, अगर टैक्स बहुत ज्यादा होंगे तो लोग टैक्स देते देते मर जाएंगे, खा नहीं पाएंगे, पी नहीं पाएंगे, ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो डिमांड कम, इन्फ्लेशन कम। लेकिन अगर सरकार ने टैक्सेस रिड्यूस कर दिए तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा खर्चने को, तो डिमांड ज्यादा, इन्फ्लेशन ज्यादा, ठीक है।
पब्लिक बोरोइंग, अगर सरकार ने पैसा उधार पे ले लिया जनता से, तो सरकार के पास चला गया ना सारा पैसा तो सरकार के पास चला गया ना। मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, सरकार कहती है कि ना मेरे को पैसा उधार पे चाहिए, मैंने सरकार को 10 लाख रुपए उधार पे दे दिए, मुझे इंटरेस्ट तो मिलेगा, मुझे मेरा पैसा वापस भी मिलेगा, पर आज नहीं है ना पैसा मेरे पास गाड़ी खरीदने का। आज नहीं है ना 10 लाख का मैं गाड़ी नहीं खरीद सकती, एसी नहीं खरीद सकती, घर नहीं खरीद सकती। तो अगर सरकार हमसे सारा पैसा उधार की फॉर्म में ले ले, हमें इंटरेस्ट तो मिलेगा, हमारा पैसा अच्छी जगह पर तो गया है, पर हमारे पास लिक्विडिटी है ही नहीं खर्चा करने की, तो लोग खर्चा नहीं करेंगे तो डिमांड कम। वहीं अगर सरकार उधार पे ना ले पैसा, पैसा वापस कर दे या उधार पे ले ही ना, तो सारा पैसा लोगों के पास ही रहेगा। सारा पैसा लोगों के पास ही रहेगा तो लोग खर्चा करेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी। लास्ट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है ना कि जब गवर्नमेंट बजट में डेफिसिट होता है, सरकार को डेफिसिट होता है अपने बजट में, तो सरकार क्या करती है उस बजट के डेफिसिट को कम करने के लिए आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई को बोलती है चल एक काम कर, नोट प्रिंट करके दे। देखो आरबीआई के पास तो मशीन है सॉरी, आरबीआई के पास तो मशीन है, आरबीआई उस मशीन पे नोट बना सकता है, 10 नोट बनाए या 100 नोट बनाए या 1000 नोट बनाए, जितने मर्जी, मतलब एक्चुअल में वो नोट बनाने की ही मशीन होती है। नोट कहीं तो प्रिंट होते हैं, जो नोट तुम्हारे हाथ में है, तो वो नोट आरबीआई के पास प्रिंट हो रहे हैं। सरकार बोलेगी मेरे को पैसा चाहिए, आरबीआई बोलेगा ठीक है मशीन ऑन करो, पैसा प्रिंट करो, सरकार को दे दो। अरे अगर पैसा प्रिंट हो गया तो वो सरकार के पास गया, सरकार उस पैसे का क्या करेगी, खर्चा करेगी, तो फिर से वो पैसा तो घूम फिर के जनता के पास ही आएगा। तो अगर बहुत सारा पैसा प्रिंट हो गया, तो पैसा जनता के पास ही जाएगा घूम फिर के। तो जनता क्या करेगी, खर्चा करेगी उस पैसे से। पर अगर पैसा प्रिंट नहीं हुआ, तो जनता को पैसा नहीं मिलेगा, तो जनता के पास पैसा नहीं होगा, तो वो डिमांड नहीं करेगी, तो डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे चार सरकार ने क्या किया, खर्चा कम ज्यादा, टैक्सेस कम ज्यादा, डेफिसिट फाइनेंसिंग कम ज्यादा करी, और पब्लिक बोरोइंग, सरकार ने उधार पे पैसा लेना कम या ज्यादा किया। इस सब तरीके से सरकार जो है एडी को, एग्रीगेट डिमांड को कम ज्यादा कर सकती है, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कम ज्यादा कर सकती है। ठीक है, अगर एक तुम्हें कंक्लूजन देखना है तो कंक्लूजन तुम यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टेलीग्राम पे तुम्हें सारी पीडीएफ भी वैसे तो मिल ही जाएगी। ठीक है, हर चीज का पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम पे यहाँ पे मिल जाएगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये एक इन शॉर्ट है कि किस केस में सरकार क्या करती है, जो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो डन लिखो। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, कैसा लगा लेक्चर। एंड इस चीज का अगर इसके पूरे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलेंगे, व्हाट्सएप पे इसके मैं आज साथ के साथ जो है एमसीक्यूज भी डालती हूँ, तो वहां से जाके एमसीक्यूज भी ले सकते हो। तो हर जगह पे जाके हमें फॉलो कर लेना, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।